बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी कशमकश जो है वो उसी तरह से जारी है। पिछले चंद माह से जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से आउट किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने DI खान का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने CPAC के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे और बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे उनका इफ्तिताह किया और ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने इस मुल्क की मईशत को भी ख़राब किया और पाकिस्तान का जो नाम है, ख़ासकर जो दोस्त ममालिक से उन्होंने घड़ी का ज़िक्र किया, तोशाखाना का ज़िक्र किया, उसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी ज़्यादा जो है बदनाम होना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी जो है दोबारा से सर उठा रही है, ताहम हुकूमत जो है इस हवाले से भरपूर तरीके से इसका जवाब देगी। फवाद चौधरी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है जी कि PMLN के वो लोग जहाँ पे PTI और काफ लीग के मेंबरान या कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनको हम दावत देते हैं कि वो आके हमसे रब्ता करें और हम उनको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है और मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मुल्क को और मुल्क की आवाम को शदीद नुकसान हो रहा है। लिहाजा जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन जो है वो कराए जाएँ और ख़ासकर मार्च और अप्रैल में इलेक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है या मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नदीम कुरैशी साहब, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के पंजाब गवर्नमेंट के और मरकज़ी रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि सदर मुमलिकत ने जो बात की है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब इमरान खान साहब ने लिया था तो जनरल बाजवा ने उनकी हेल्प की थी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं आपको कर्ज कर दूं, आपने खुद अपने बयानिए में, अपने इंट्रो में जो फरमाया कि जिस तरह से मुआशी सूरत हाल मुल्क की तगरबू हो रही है, जिस तरह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, हमारे आम आदमी की जिंदगी पर जिस तरह से बोझ पड़ रहा है, और बजाय 9 माह में इस हुकूमत ने किसी भी तरह नेशनल लेवल पे इस बहरान से निपटने की कोई प्लानिंग की हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन पर मुकदमात के इंदराज और अपने ऊपर कायम मुकदमात के इखराज पर जोर दिया। तो इमरान खान साहब ने जब भी ये कहा तो उनका मौक़िफ़ ये बिल्कुल ठीक है कि जिन लोगों ने भी इनको यहाँ तक पहुंचने में सपोर्ट की, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान की NRO को, जो NRO 2 के नाम से आज मशहूर है और मौरख इसके बारे में लिखेगा चंद साल के बाद, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब से, साबिक सदर से ये क्वेश्चन किया गया कि आपको अपने दौरे इक़्तिदार के किस फैसले पर बहुत ज्यादा पशेमानी होती है, तो उन्होंने फरमाया था मेरे दौर की सबसे बड़ी गलती NRO था, जो मैंने पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातों को उस वक्त दिया था। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। जिन फैसला साजों ने भी, जिन ताकतवर लोगों ने भी इस सेटअप को सपोर्ट किया, और ये तो खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था कि जी बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं बदलती। तो मैं आज समझता हूँ आज जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जिस तकलीफ का शिकार है, जिस खौफ का एक आलम तारी है, बिखुसूस बिजनेस कम्युनिटी पे, मैं भी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप यकीन करें, हमें ये बातें चैनल्स पर, टीवी पर कहते हुए अच्छा नहीं लगता। हालात यहाँ आ गए हैं कि पाकिस्तान में पंजाब के किस मुख्तलिफ शहरों में अगर LC खुलवाने के लिए आपको 50,000 या लाख डॉलर की जरूरत पड़े तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमने 40-45 साल जो माजी में गुजरे उसमें इस मुल्क को दुनिया के लिए एक इम्पोर्ट की मंडी बनाया, और हम बतौर पाकिस्तान एक मंडी है लोगों के लिए। अगर हमारे पास वो तमाम केमिकल, मेडिसिन और दीगर तमाम चीजें, वो मशीनरी हो, वो IT की चीजें हो, अगर हम उन्हें इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हमारा निजाम आगे नहीं बढ़ेगा। आज आपके इल्म में होगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री चीख रही है पूरे पाकिस्तान में, बड़े बड़े न्यूज पेपर्स सोयाबीन में बड़े बड़े इश्तहारात छप सोयाबीन रहे हैं। जो, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो चिल्ला रहे हैं, हुकूमत वक्त को पुकार रहे हैं कि सोयाबीन जो ना सिर्फ हमारी खुदरी तेल की जरूरत पूरी करती है बल्कि पोल्ट्री फीड का एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है, वो उसके कंटेनर रुके खड़े हैं कराची पोर्ट पर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो खान साहब तो हमेशा कहते रहे। तो मैं भाई सब समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी हमारे पास हमारी जो कश्ती है वो मंदार में फंसी जरूर है, लेकिन इसको बचाया जा सकता है, इसको किनारे लगाया जा सकता है। अगर हम इस मुल्क में
ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में अच्छा, नोटंकी सची मुझे है, ये बताएं कि ये कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि मामलात जो हैं अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज भी फवाद चौधरी साहब लाहौर से, तो उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसने तो इलेक्शन नहीं करवाने, यानी सियासी लोगों को उन्होंने माइनस कर दिया। वो उन्होंने बात की है जी अदलिया की, उन्होंने बात की है फ़ौज पाकिस्तान की, उन्होंने बात की है इदारों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप लोग डिपेंड जो है वो इदारों के ऊपर कर रहे हैं। सियासी जो लोग हैं या सियासी जमातें हैं या पार्लिमान है, उसकी तरफ जाने के लिए आप लोग तैयार नहीं है किसी भी मामले के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। भाई साहब, पार्लिमान के पास है क्या? जिस पार्लिमान के पास वो अपोजिशन लीडर हो तो जो पार्लिमान मौजूदा को तो आप गवर्नमेंट लोगों से ने देना है अपने ना, पार्लिमान को हैसियत कौन देगा? सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी, जिस पार्लिमान का मौजूदा अपोजिशन लीडर आज की गवर्नमेंट का अगला टिकट का उम्मीदवार हो, उस पार्लिमान को तौकीर और वकार हमने देना है। जब पार्लिमान के लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग पर मजबूर लेकिन किया जाएगा, 3.5 जब साल पार्लिमान के इमरान लोगों खान को साहब जो हैं, जिस तरह से पार्लिमान को वो चलाते रहे हैं, क्या वो सही तरीका था? आपके देखिए तो अपने इमरान खान एमएनएज साहब, इमरान खान साहब से नाराज थे, इत्तेहादी सारे एमक्यूएम उनसे नाराज थी, बाप पार्टी उनसे नाराज थी, जीडीए उनसे नाराज थी। आप मुझे ये बताएं कौन आप लोगों की मतलब इमरान खान साहब के साथ कौन चलने के लिए तैयार था? नहीं ये बाप पार्टी, जीडीए और जो हमारे इत्तेहादी नाराज थे, किस नुक्ते पर नाराज थे? एक नुक्ते पर, जो मैंने सुना, जो आपने सुना, जो पाकिस्तान के लोगों ने सुना, कि जी महंगाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में कंट्रोल में नहीं आ रही। तो क्या जो मौजूदा प्रधानमंत्री का कुनबा आज काबिज है पाकिस्तान पे, इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया? वो जो हमसे नाराज लोग थे, क्या उनके कान पर जूं रींगती है? क्या अब उनको एहसास है कि पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा हिजान और कितना बड़ा तूफान बर्पा कर दिया गया है इस 9 महीने में? वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी लेकिन 30 कुरैशी अरब साहब, डॉलर के बात करीब एक्चुअली फर्क है। द इशू इज कि हमारे यहाँ जो है ना, जो सियासी लोग हैं उनके सियासी रवैये नहीं होते, वो डिक्टेटोरियल अप्रोच अपना लेते हैं हुकूमत में आके, और जो गैर सियासी लोग होते हैं वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करते हैं। ये एक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा अलमिया है। आप देख लें, अयूब खान को देख लें, जनरल ज़ियाओ का दौर देख लें, जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, और हमारी सियासी जमातों का दौर देख लें। तो ये इस किस्म के रवैये अगर इमरान खान साहब रखेंगे तो मुझे ये बताएं कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा फिर? देखिए इमरान खान साहब का रवैया तो बड़ा जमहूरी है। इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से अलहदा किया गया एक साजिश के तहत, तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम से रुजू किया। 60 के करीब जलसे जिसमें लाखों लोगों के इज्तिमात थे, और वो सैकड़ों हजारों एफआईआर जो माशाल्लाह दौर में भी जिनकी मिसाल नहीं मिलती, जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, लेकिन एक सदर आम वर्कर मुमलिकत तक ने ने जो ये बर्दाश्त की, कहना है जी मुझ कि तक ने बर्दाश्त की। सेनेट इमरान के खान अंदर, बताओ सेनेट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर जो है इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने जो है हेल्प आउट दिया था, या किसी ने भी हेल्प आउट किया था, तो ये आप क्या समझते हैं कि आप लोग फिर प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर या इलेक्टेड लोगों के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहे थे ना? आप लोग तो कहीं और डिपेंड कर रहे थे, और हर बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में सियासी जुमात जो है वो कहीं और देखती हैं। आज के लोग जो बैठे हुए हैं ये भी कहीं और देखते हैं कि जहां से हमें हेल्प मिलेगी। भाई साहब, रियासत कोई एक कंपोनेंट का नाम नहीं है, डिफरेंट कंपोनेंट मिलकर रियासत बनते हैं। और जब हुकूमतें चल रही होती हैं तो वो तमाम कंपोनेंट उस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो सपोर्ट किसी फर्द की या किसी एक स्पेसिफिक जमात की नहीं होती। जब आपने एक सेटअप को चलाना होता है, आज मैं, चूंकि मुझे बार बार एक बात कहनी पड़ती है, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं 5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूं। मैं जब गली मोहल्ले कूचे में लोगों को अपनी अशियाए जरूरियात बेचकर जिंदगी की रोजमर्रा की गाड़ी को चलाते देखता हूं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या अब ये बहुत देर तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे? चूंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ लोगों का मुल्क है, हजारों लाखों की तादाद में लोग या गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी बावकार अदलिया है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मुसल्लह अफवाज रखता है। जब पाकिस्तान के लोग ये देखेंगे कि मौजूदा ठीक हुकूमत है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुरैशी जो साहब, सिर्फ मुझे ये महंगाई के बताएं कि साथ पर आई, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास नंबर जो है वो पूरा है, जो लोग आपके बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, क्या आप लोगों का जो एक आइडिया होगा ना, डेफिनेटली अदालत ने आप लोगों को एक टाइम पीरियड दिया है, आप लोगों को भी, वफाकी हुकूमत को भी, गवर्नर के नुमाइंदे को भी, कि आप जो है अपना सारा जो भी एक डिटेल है वो लेके अदालत में पेश हों। आपके पास नंबर पूरा है आप लोगों के पास? अगर नंबर पूरा है तो आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें
अपना परवेज इलाही साहब और असम्बलियों को चलता करें, मामला जो है वो ख़त्म हो? वही साहब, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अपनी बात जरूर मुकम्मल करूंगा। आप या कोई भी शख्स, हमारे एनालिस्ट, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे एंकर्स, हमारे तज्जियाकार जब हमसे ये क्वेश्चन करते हैं जी आप तो अवाम की तरफ और पार्लियामान की तरफ देखने की बजाय और तरफ देखते हैं, तो भाई जब पाकिस्तान में मौजूद पार्लियामान का टारगेट सिर्फ ये बन जाएगा कि महंगाई के इस दौर में 77 रुकनी काबीना बनाई जाएगी, पाकिस्तान के वजीर खारजा वजीर सैर सपाटा बनकर पूरी दुनिया में घूमेंगे और पाकिस्तान में मौजूद नहीं पाए जाएंगे, जब पाकिस्तान की पार्लियामान अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज कर ताकतवर लोगों को आप मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसों से निजात दिलवाने के लिए रोल प्ले करेगी, तो फिर हम और किसकी तरफ देखेंगे? मैं किसी खुदा ना खास्ता बैरून मुल्क किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, अपने इदारों को देखेंगे ना। ये किस लिए इदारे, ये कैसे मुमकिन है कि किसी मुल्क की नाव डूब रही हो और उसके इदारे महफूज बैठे रहे? ये वो दौर तो नहीं है। और जहां तक आपकी बात है नंबर गेम्स की, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कवर किया। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मैं खुद रुकने असेंबली हूँ, और मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ एक शख्स भी इस बात से ना तो वो पीछे हटा है कि इमरान खान साहब का जो रईस साहब, कितने लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त? पीटीआई के 177 180 होने चाहिए बेसिकली, लेकिन चलें, डिप्टी स्पीकर जो थे वो भी आपसे चले गए, कुछ दो और लोग हैं, 177 मेंबरान इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है एमपीएस पीटीआई के पंजाब के। देखिए, एक डिप्टी स्पीकर थे हमारे और एक रहीम यार खान से हमारे रुकने असेंबली थे, उन दो अरकान को छोड़कर तमाम लोग ऑन बोर्ड है। जो 3 लोग मुल्तान से जैन कुरैशी साहब, वसीम खान बादोगई साहब, ये बैरून मुल्क थे, वो भी पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। हम लोग इंटैक्ट हैं। 11 जनवरी से पहले आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस का वोट भी मिलेगा। और ये जो लाहौर में ये जो जमीर के सौदागर आजकल बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों को ये लालच दे रहे हैं और मीडिया को ये डिसइंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी हमने कोई तरीके इंसाफ के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने ऑफर जरूर की, उन्होंने लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश जरूर की, लेकिन 25 जुलाई 2022 को जिन लोगों ने जमीर फरोशी की थी, उनका जो हशर पाकिस्तान के और पंजाब के लोगों ने अपने वोटों से किया, कोई शख्स जुर्रत नहीं करेगा कि उसने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी हो और वो इमरान खान के इस नजरिए को छोड़कर वक्त के उन सौदागरों के साथ मिल जाए जो पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ पैसे के जोर पर चला रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे नंबर बिल्कुल पूरे हैं। इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस का वोट मिलेगा, 187 लोग उन्हें वोट करेंगे और उसके फौरन बाद पंजाब की और केपी की असम्बलियां तहलील करके हम नए कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि केपी असम्बली को पंजाब से नती क्यों करते हैं आप लोग? केपी को खत्म कर देना, वहां पे तो कोई बहरान नहीं है, वहां पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, वहां पे कोई अदालत का फैसला नहीं है, वहां पे कोई गवर्नर ने कोई उनको डी नोटिफाई नहीं किया महमूद खान को। वहां पे आप लोग असम्बलियों को तोड़ देते, आप लोग एक कम से कम एक इंडिकेशन तो देते कि आप लोग सीरियस है इस सारे मामले के अंदर। वहीद साहब, हमने हमारा मकसद असम्बलियों को तहलील करके कोई मुहिम जोई करना नहीं है। हमारा मकसद असम्बलियों की तहलील से मुराद और सिंध में और बलूचिस्तान के अरकान असम्बली के रिजाइन से मुराद ये है कि हम सब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इस सियासी अदम इस्तेहकाम का, इस लूट मार का, पाकिस्तान को अपनी जाती मलकियत समझकर इसके असासों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का और इस 7-8 माह में अरबा डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट का बैरून मुल्क जाकर सरमायाकारी करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो मौजूदा हुकूमत है। और हम बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। पार्लिमानी आप सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के, पंजाब गवर्नमेंट के मरकजी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। आप माशी माहिर हैं और लिखते भी हैं मईशत के ऊपर रेगुलरली, गवर्नमेंट्स को भी, मुख्तलिफ इदारों को भी आप एडवाइस करते हैं। ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासकर जो ख़बरें बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो लोगों का जो सामान इम्पोर्ट उन्होंने किया जिसके अंदर मेडिसिन की रॉ मटीरियल है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमने बनानी होती हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ایل سیز اس کی جو ہے وہ نہیں کھل رہی ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا ڈالرز کی کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے حکومت نے کر رکھا ہے؟ جی دیکھیے، جو بنیادی چیلنج ہے، جو بہت ہی سیریس چیلنج ہے، اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ کرنسی کرائسس۔ آسان الفاظ میں اس کو یہ کہہ دیں گے کہ ڈالرز کا ایک سنگین، ایک شدید، ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ اب پاکستان جیسا ملک جس کا انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر بے تحاشا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے، کھانے بنانے کا تیل امپورٹ ہوتا ہے، ادویات امپورٹ ہو رہی ہیں، ایل این جی، کوئلہ، اب ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ ایسا ملک جس کے پاس ڈالرز کا فقدان ہو جائے اور اس کا انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ چیزوں کے اوپر بے تحاشا ہو، تو یہ بڑا ہی ایک خطرناک سمت ہو سکتی ہے، ایک خطرناک ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ ملک بڑھ رہا ہے۔ جو ڈفرنس اس وقت سامنے آ گیا ہے کہ جو بینک کا ریٹ ہے وہ 225 بتاتے ہیں، جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ چلتا ہے وہ 250 255 بتاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غبارہ پھولتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہوا بھرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک سٹیج ایسی آ جائے گی بھائی صاحب کہ یہ غبارہ پھٹ جائے گا۔ جو ڈفرنس ہے، جو اتنا بڑا فرق آ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے مارکیٹ میں، یہ کسی دن پھٹ کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، دو نتائج نکلتے ہیں اس کے جنم۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ کہیں ایک ہی دن میں، کہیں کچھ دنوں میں 20-25% جو ہے اس کے گرنے کا خدشہ آ جائے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے نائجیریا جیسے ملکوں میں، یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے سری لنکا میں ایسا ہوتا ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جتنی بھی امپورٹڈ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سب جو ہیں وہ انتہائی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت جو ہمیں حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 30% ہے، اگر وہ غبارہ پھٹتا ہے تو پھر یہ کہیں جائے گی 40-45-50% کے اوپر، تو مہنگائی ہو جائے گی، ڈالر کا مزید فقدان ہو جائے گا، اور پھر کمی آنا شروع ہو جائے گی جو کہ آلریڈی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ادویات، جان بچانے والی ادویات، ان میں کمی آ سکتی ہے، تیل، پیٹرول ڈیزل میں کمی آ سکتی ہے اگر وہ ریفائنریز جو ہیں جو کیمیکل امپورٹ کرنا چاہتی ہیں ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی، تو اس کی طرف فوکس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، کوئی بھی ریاست ہو اس کو کام کرنے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کی پالیسی بنانی ہے، معیشت کی پالیسی بنانی ہے، اور اس ریاست کے اندر پھر سیاست چلتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف سیاست چل رہی ہے، نہ کوئی معیشت کی پالیسی بنا رہا ہے اور نہ کوئی سیکیورٹی کی پالیسی بنا رہا ہے۔ اچھا، موجودہ جو اب تھوڑی سی ڈالر کی بات مزید کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اور فورن منسٹر بھی دوست ممالک کے پاس بھی جاتے رہے، اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، لینڈنگ ایجنسیز ہیں، ان کے پاس بھی جاتے رہے۔ ڈالرز جو ہیں کچھ تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئے تھے، آئی ایم ایف نے بھی دیے ہمیں، پھر 1.7 بلین جو ہے وہ ورلڈ بینک نے بھی ہمیں دیے، اسی طرح ایشین ترقیاتی بینک نے بھی دیے۔ ان تمام یعنی اداروں سے ڈالر آنے کے باوجود اور دوست ممالک سے جو ڈالر آنے تھے ان کے باوجود اگر ہماری حالت آج یہ ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں کسی بھی جگہ سے کوئی مزید ڈالر آنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، آپ توقع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، توقع کے درمیان اور حکمت عملی کے درمیان ایک تفریق کر لیجیے۔ ٹھیک۔ توقع، امید، خواہش، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا کوئی حکمت عملی موجود ہے جس کو ہم انگریزی میں روڈ میپ بھی کہتے ہیں؟ تو ایک ذہن میں تفریق رکھیے کہ امید، خواہش، خواہشات، یہ سب چیزیں موجود ہیں، توقع بھی ہے، لیکن توقع کی بنیاد کے اوپر یا امید جو ہے وہ حکمت عملی نہیں ہوتی، وہ روڈ میپ نہیں ہوتی، وہ نقشہ نہیں ہوتی۔ تو روڈ میپ نہ لانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اس وقت جو ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں اور انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، یہ سارے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، دہائیوں سے حکومتوں کے اندر رہے ہیں، وزارتوں کے اندر رہے ہیں۔ ڈار صاحب کو تو اسپیشلی وہاں سے لایا گیا، مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا فائنانس منسٹری سے۔ دیکھیے بھائی صاحب،
हालात बिल्कुल आपके सामने हैं। अशराफिया इस वक्त जो है वो ताकत की जंग लड़ रही है। जो ताकत में बैठे होते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। जो ऑपोजिशन में हैं वो कुर्सी पे बैठने की जंग लड़ रहे हैं। तो जंग अशराफिया की है। इसमें जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके माशी मुफाद क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी के मुफादात क्या हैं। देखिए ये बहुत सारी क्राइसिस जो है वो इकट्ठी आना शुरू हो गई। जो माशी क्राइसिस है, जो माशी बहरान है, वो चल रहा है पिछले कुछ अरसे से। अब हमें नजर आ रहा है कि जो सिक्योरिटी का बहरान है, जो दहशतगर्दी अब बढ़ती हुई है, बढ़ रही है बड़ी तेजी से, उसकी शरह बढ़ रही है, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। ये एक और क्राइसिस उसके ऊपर आ गई। और अभी तक मुझे ज़ाती तौर पे अभी भाई साहब महसूस ऐसे होता है कि जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका फोकस जो है वो अपनी अशराफिया की जंग के ऊपर है, ताकत की जंग के ऊपर है, वो बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं। नहीं, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो इशराफिया है वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, लेकिन इक़्तिदार भी उस वक्त तक कायम रहेगा ना जब तक मुल्क के अंदर सूरत हाल स्टेबल रहेगी। जब मुल्क के अंदर मईशत ही नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तो वो इशराफिया जो है वो कब तक अपने महलात के अंदर या बड़ी बड़ी जो उन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं उसके अंदर वो बचे रहेंगे, छुपे रहेंगे और आसानी से जिंदगी गुजार सकेंगे? देखिए अभी रिसेंट पास्ट में हमने जो श्रीलंका में होता देखा है कि वहाँ पे डॉलर्स का एक फुकदान आया, एक करेंसी क्राइसिस आई। उसके बाद मुल्क ने जो है वो डिफॉल्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद वहाँ पे चीज़ें महंगी होना शुरू हुई, फिर वहाँ चीज़ों की किल्लत होना शुरू हो गई और फिर जो है लोग सड़कों पे निकल आए। फिर लोग सड़कों पे निकल आए और फिर फौज जो है उसको बुलाना पड़ा और उसको डिप्लॉय करना पड़ा। तो ये एक साइकिल जो है वो हमें बहुत सारे ममालिक में नजर आता है कि शुरू जो है वो डॉलर की क्राइसिस से होता है, वो डॉलर के फुकदान से शुरू होता है मामला। फिर महंगाई आ जाती है, फिर किल्लत शुरू हो जाती है, फिर लोग सड़कों पे निकल आते हैं और फिर फौज को बुलाना पड़ जाता है। ये मॉडल नजर आ रहा है हमें सामने। अब हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वजीर खजाना इसहाक डार साहब की तरफ से हमने जरूर सुना है कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं कि भाई आप सियासत जरूर करते रहें, जो मिनिमम एक एजेंडा है वो अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी पार्टियां जो है वो मिल बैठें और एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा जो है उस पर किसी किस्म का वो कंसेंसस डेवलप कर लें। या फिर जो कुछ मुल्कों में मैंने देखा है कि जो मईशत है और सियासत है उसके दरमियान में एक फायर वॉल खड़ी कर दी जाती है। इटली ने ये आजमा के देखा है। वहाँ पे वहीद साहब अगर इटली की आप तारीख देखें तो दूसरी जंग अजीम के बाद आप सोचिए कि पिछले तकरीबन 70-75 सालों में वहाँ पे तकरीबन 70 हुकूमतें चेंज हुई। तो आप सोचिए कि औसतन हर साल इटली के अंदर हुकूमत चेंज होती रही, लेकिन उन्होंने अपना जो डायरेक्शन था उसको उसी तरह कायम और दायम रखा और मिनिमम इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो एक कंसेंसस डेवलप किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हमारे माशियात नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। कई साल सुकून रहा, दोबारा ये दोबारा जन्म ले रहा है फितना। इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। अगले 2-3 रोज़ में मैं इसके ऊपर एक मीटिंग ले रहा हूँ बड़ी जामे, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाकयात की रोकथाम के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और कोई हम दकीका फरोख्त नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर ख़ासकर रीजनल जो मामलात चलते रहे हैं पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से, उनको बड़े करीब से आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हमने देखे हैं
اس میں اسلام آباد میں اس زد میں آیا ہے، اسی طرح بلوچستان، پھر کے پی. تو اس کے پیچھے کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہم نے کیے تھے یا ایک عمل ہم نے شروع کیا تھا، کیا وہ ایک غلطی تھی؟ دیکھیے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم صحیح پلاننگ نہیں کرتے، یا میں کہتا ہوں جس وقت میں پلاننگ کرنی چاہیے اس وقت پہ پلاننگ نہیں کرتے، اور جس وقت پہ ایکشن لینا ہے اس وقت پہ ایکشن نہیں لیتے. ہر وقت ہم ایمرجنسی بیسس پہ جو سچویشن سامنے آتی ہے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، پھر جب ذرا تھوڑی سی بہتری آ جاتی ہے حالات میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں. صحیح. آپ وار آن ٹیرر کو لے لیں، 9/11 کے بعد امریکہ سرکار افغانستان میں آیا، یہ وار وہاں سے ادھر آئی، وار کی پیدائش ہے یہ ٹی ٹی پی ہے یا جو بھی دہشت گردی کا نام دے دو. تو اس کے لیے ہم نے پراپر پلاننگ نہیں کی، پراپر پیش بندی نہیں کی. اسی طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم نے طاقت کا استعمال کر لیا ضرب عضب میں، ان کو یا مارا یا نکالا، بہرحال چلے گئے افغانستان میں، اب پھر واپس آ گئے. تو ہماری پالیسی کدھر ہے؟ ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان، سب سیاسی لیڈر اور سب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے اس پہ اکٹھے ہو کے راضی ہو گئے. اس پہ ہم نے صحیح طریقے سے عمل کر لیا. اگر اس پہ عمل کر لیا ہوتا تو حالات خراب نہ ہوتے. اس کے بعد بڑی بڑی باتوں پہ آ جاتا ہوں. فاٹا مرجر آپ نے کر لیا، لوگوں کے ساتھ وعدہ کر لیا، سبز باغ دکھا دیے، 4 سال ہو گئے، لوگ پہلے سے زیادہ غربت، پہلے سے زیادہ برے حال میں ہے. تو ان چیزوں پہ اب ٹی ٹی پی یا ان جیسے لوگ ہیں وہ اس پہ انکیش کر، گویا دوسرے الفاظ میں ہم دشمن کو اپنے گھر کے اندر ایسے حالات پیدا کر کے موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر لیں. تو جب تک یہ پالیسی میں ہم تبدیلی نہ لائے، پازیٹیو سوچ نہ لائے، پبلک انٹرسٹ کے مطابق نہ بنائے، پبلک کے تکالیف کو نہ دیکھے، یہ ایک شکل میں یا دوسری شکل میں چلتا رہے گا. اب ادھر تو ٹی ٹی پی ہے، بلوچستان میں کیا آپ کو پڑی ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. اس کے لیے میری ذاتی رائے تو یہ ہے، اور درخواست بھی ہے آپ کے چینل کے تھرو اپنے سارے پولیٹیکل لیڈرشپ سے، کہ خدا را ملک کو بہت برے حالات کا سامنا ہے. اس ایک نقطے پہ تو کم از کم اکٹھے ہو جاؤ کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے راستہ نکالنا ہے، اس پہ بیٹھ جائے، اتفاق کر لے، باقی چیزوں پہ بالکل نہ کرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان کا اس کے اندر کس حد تک ایک کردار آپ دیکھتے ہیں افغان طالبان کی حکومت کا، کیونکہ ان کے تھرو ہم نے دیکھا تھا کہ مذاکرات کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تو کس حد تک ان کے اثر و رسوخ ہم کہہ سکتے ہیں، کنٹرول تو کہنا جو ہے شاید وہ صحیح لفظ نہیں ہوگا. تو یہ جو لوگ پاکستان کے اندر آ کے ٹی ٹی پی کے شکل میں یا ٹی ٹی پی دوبارہ سے ری مرج جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس میں ان کا کتنا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی کمزوریوں کو پہلے دیکھ لیں، ٹھیک، پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھا لیں. ہم نے اپنے گھر کی صحیح طریقے سے چھان بین کر کے کوئی طریقہ، کوئی پالیسی بنائی ہے؟ نہیں بنائی. اگر بنائی ہو تو آپ بتا دیں کہ آپ کا افغانستان کے بارے میں پالیسی کیا ہے، آپ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ کیا ہے. ٹی ٹی پی وہاں چلی گئی، آپ نے کہا کہ ان کو ہم نے اکھیڑ کے پھینک دیا، اور یہ باڑ بھی لگا لیا بارڈر پہ، فاٹا مرج بھی کر لیا، اسی لیے کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں آ سکیں گے. اب وہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تلاشی آپ اپنی لے لیں کہ یہ لوگ جب آپ نے نکالے تھے تو یہ کیسے آ گئے. اور پھر اس کے ساتھ جب آپ نے مذاکرات کیے، شروع کر لیے، اس مذاکرات کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری سیاسی حکومت اس کے پیچھے تھی. ایک طریقہ پہلے طے کیا تھا کہ ہم اس طرح بات کریں گے. جس نے مذاکرات کیے وہ تو ریٹائر ہو کے آرام سے بیٹھا ہے، مزے لوٹ رہا ہے. مصیبت میں کے پی کو ڈال دیا، یا فاٹا کو ڈال دیا، یا پاکستان پورے کو ڈال دیا، اب یہ اسلام آباد تک آ گئے. لیکن یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ انڈیویجولز کا فیصلہ تو نہیں ہوتا، یہ تو ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے. میں سر اسی طرف آ رہا ہوں جی، کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیویجول فیصلہ شاید تھا. اگر انڈیویجول فیصلہ نہ ہوتا
तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी खामियां ना होती। अब वो खामियां बयान करने के लिए आपके इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा। आपने अफगानिस्तान के रोल की बात की, इसके अंदर तालिबान की, कि इसमें तालिबान का क्या रोल है, वहाँ तो बातचीत शुरू हो गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसी तरह हम भी कर रहे थे जब तालिबान यहाँ थे, अफगान तालिबान, और हमसे डिमांड दुनिया कर रही थी, अफगानिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान भी कर रहे थे कि इनको संभालो। हमसे संभाला किया, हमने उनको रोका। इसी तरह वहाँ पे तालिबान की जो हुकूमत है वो अभी फिलहाल कमजोर है, वो मुश्किल से तो अफगानिस्तान को संभाले हुए है। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो सारे मिलिटेंट्स को वहां से बेदखल करे, निकाले, जो इनके साथ इकट्ठे लड़ रहे थे अमेरिका और उसके खिलाफ। अब उनको अगर ये हाथ डालें तो अपने अफगानिस्तान की हुक्मरानी कैसे चलाएंगे? हाँ, उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी, ये कह दिया सबको, सिर्फ आपको नहीं, आपको कहा बाकी दुनिया, चीन और ताजिकिस्तान, ईरान वगैरह जिनके रिजर्वेशन है, कि आप अपने जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उन लोगों से अगर आप बातचीत शुरू कर ले तो बेहतर होगा। दूसरे लोगों ने नहीं किया, आपने कमर बांध दी कि हाँ हम बात करते हैं, आप हमारी मदद कर ले। उन्होंने कहा आ जाए, हम आपको इनके सामने बिठा लेते हैं, आप जाने वो जाने। आप गए, उनके साथ बात की, क्या वादे वहीद हुए उसके न आप गवाह हैं न मैं गवाह हूँ, लेकिन जो बातें थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल करती है उसमें तो एक दूसरे को गोया करीब भी आ गए थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी दिलाई गई थी एक दूसरे को, फिर वो बात नहीं बनी और अब ये आपके खिलाफ अच्छा जी अयाज अमीर साहब, मुझे क्योंकि जो बलूचिस्तान का हमारा मामला है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है वो उसका नाम जो है वो आता रहता है, ख़ासकर BLA, इस तरह की जितनी भी जिनके पीछे इंडियंस हैं, उसके पीछे बाकी भी दुनिया की पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेस जो है वो उनके पीछे खड़े हैं। मुझे ये बताएं कि अगर तालिबान ये हमेशा ये कहते रहेंगे जी कि हमारी चूँकि इतनी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, हमारी इस्तेदाद नहीं है कि ऐसे लोगों को हम कंट्रोल कर पाएँ, तो ये फिर कब तक ये इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा? बिकॉज पाकिस्तान जो है वो द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री 79 ऑनवर्ड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुल्क हुआ है वो पाकिस्तान हुआ है, हर एतबार से, जानी माली, हमारी मईशत तबाह हुई, हमारा इमेज ख़राब हुआ दुनिया के अंदर, लोग हमें टेररिस्ट समझते थे जहाँ हम जाते थे। देखिए, आपने बिल्कुल सही गिने, लेकिन इसमें किसकी गलती थी? आपकी अपनी पॉलिसियों की गलतियां हैं। आप पराए जंग में क्यों कूद पड़े? जिया-उल-हक साहब पराए जंग में कूद पड़े, मुशर्रफ साहब भी पराए जंग में कूद पड़े, अमेरिका जाने, रूस जाने, अफगानिस्तान जाने, हम क्यों उसमें दरमियान में पड़े थे? अगर पढ़ते तो तरीके से पढ़ते। हम पराए जंग को लड़ रहे थे 9/11 के बाद 20 साल तक तो हम पराई जंग लड़ रहे थे, फिर हमारे घर जब इंपोर्ट हो गया फिर हमारी जंग हो गई जो अभी तक हम लड़ रहे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। आपकी पॉलिसी में बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी ऐसी खामियां हैं कि उसकी वजह से ये इलाका जलता रहेगा। अयाज साहब, दो तीन क्विकली क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो ये कि CTD के ऊपर जब ये मामला अभी बनू वाला जो था ये बड़ा एक सीरियस था, जिसको फिर बाद में जाके हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पे उनका मुकाबला किया और उनको डिफीट किया। हमारी जो इस्तेदा है पुलिस की, खासकर KP के अंदर तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा शहादतें हमने देखा कि दी हैं इस वॉर एंड टेरर के अंदर पिछले 20 सालों के दौरान। वो आप वाली बात के जब वक्त गुजर जाता है तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी पॉलिसीज़, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है गवर्नमेंट तब्दील होने से भी। तो ये जो इस वक्त पुलिस और वहाँ पे जो सूरत हाल है, ये क्या हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट से आपस में जो ये सियासी जंग जारी है पूरे मुल्क के अंदर, दोनों तरफ PTI और दूसरा PDM वाले, तो ये जो इदारे हैं वो हम देख रहे हैं कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर दहशतगर्दी की जंग का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज और बाकी जो ऐसे इदारे हैं जिनकी जिम्मेवारी है मुल्क की दिफा, इंटेलिजेंस वगैरह, आपके एस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासी हुकूमत, आपके अवाम, ये बिल्कुल ऐसे मिले हों, एक दूसरे को सपोर्ट करे
तब आप जंग जीत सकते हैं। अब आप देख ले कि आप सिविल हुकूमत, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी पॉलिसियों में फर्क है। फिर आप इनको देख ले, अवाम की जो ख्वाहिशात है उनके साथ इनका तजाद है। फिर आप देख ले पुलिस या सीटीडी, उन बेचारों को हमने क्या दिया है। सीटीडी तो बना ली, लेकिन पॉलिसियां क्या बनी। अब हम कहते हैं कि देखिए, इस्लामाबाद के अंदर, जी आपकी बात को काट रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर तो अगर पुलिस वाले उसको इंटरसेप्ट ना करते, वो जो एक टैक्सी थी या गाड़ी थी, तो वो कहीं जाके बहुत ज्यादा नुकसान होता, और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया पुलिस वालों ने। बिल्कुल, पुलिस वाले तो फ्रंट लाइन पे है बेचारे। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा शुहदा शायद पुलिस के हों, अगर गिन ले। आर्मी और पुलिस के या बराबर होंगे या थोड़ा फर्क होगा। सिविलियन तो खैर बेतहाशा मरे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि बस अगर हम सिर्फ पुलिस को ज्यादा ताकत, जहाज, तोप दे दे तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, उनको असला, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो देनी है, आर्मी को भी, पुलिस को भी, बाकी इदारों को भी। लेकिन जो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है सारे मसले का, खा आपका जंग हो किसी मुल्क के साथ, खा दहशत गर्दी वाला ये जंग है, उनका आखिरी हल तो बातचीत के जरिए ही है। तो वो बातचीत का जो तरीका है, जो वक्त है, जो करना है, उनके लिए सही लोग, सही वक्त, सही तरतीब का बंदोबस्त कर ले। हम वो नहीं कर रहे। एक आदमी कह लेता है अच्छा ये करो, फिर उसके पीछे भागते हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर कहे कि भाई ऐसा करो, हम सब भागते हैं। आर्मी चीफ कहे ये करो, हम सब भागते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कमेटी बना ले और उसमें वो लोग शामिल करे जिस पे ये आग जल रही है, खासकर कबायली इलाके के लोग जिन पे ये आग लगी हुई है, तो वो इनका हल थोड़ा बहुत बाकी लोग उनसे शायद बेहतर समझते हो या उसका तरीका बेहतर सजेस्ट करते हो। तो इन लोगों को भी शामिल करे, बलूचिस्तान के लोगों को भी शामिल कर ले, उसकी मुशावरत कर ले, उसके अकल से इस्तेफादा कर ले। सिर्फ ताकत के जरिए ये मसले हल होने के नहीं है। बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब, साबिक सफ़ीर, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। और हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर हमने तेज़ी देखी है, उसके ऊपर उन्होंने सिलहासल सजेशंस भी दी हैं और अपना तजिया भी पेश किया है। यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।